नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। आज हम गुफ्तगू करेंगे शोबा तिब पर, यानी मेडिकल के शोबा पर गुफ्तगू करेंगे। किसी भी मुल्क में जो रियासत की हुकूमत की जो जुमला ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसमें सेहत, अमन व अमान बुनियादी ज़िम्मेदारियों में शुमार होता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो तिब का शोबा है, सेहत का शोबा है, वो इस कदर रिडंडेंट हो चुका है कि लोग थाने, कचहरी और अस्पताल जाने से तौबा करते हैं और वो समझते हैं कि थाने, कचहरी और अस्पताल में जाना जो है ये एक अज़ाब इलाही की सूरत है। और डॉक्टरों के बारे में जो तासुर है वो कोई अच्छा नहीं है। डॉक्टरों को कसाई के नाम से याद किया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर अच्छे नहीं हैं, कई अच्छे डॉक्टर भी हैं, अच्छी ख़वातीन व हज़रात भी हैं। मेरी अपनी बेटी एक डॉक्टर है, लेकिन बहसीयत मजमूई डॉक्टरों के बारे में तासुर अवाम का अच्छा नहीं है, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये नोट बनाने की और मरीज़ों को ज़िबा करने की मशीन है। आज हमने एक माहिर, अपने शोबे की माहिर, तजर्बाकार और बड़ी वोकल शख्सियत को दावत दी है कि वो इन चीज़ों का जवाब दें। हमारी आज की मेहमान हैं डॉक्टर नीना जमील साहिबा, जो वैसे स्पेशलिस्ट हैं, गायनेकोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अपने शोबे के मुतालिक इनकी बड़ी पुख्ता राय है। तो आज हमने इनको दावत दी कि हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हों। वेलकम जनाब डॉक्टर नीना जमील साहिबा। बहुत मेहरबानी। अपने बारे में कुछ बताइए। आप क्या हैं? मैं सर कोशिश करती हूँ पहले तो इंसान रहूँ, क्योंकि इस तारुफ के बाद ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं इंसान हूँ। मेरा नाम डॉक्टर नीना जमील है और मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन हूँ। इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया हुआ है, जिन्ना हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है, वहीं से MCPS, वहीं से FCPS, और उसके बाद FCPS के बाद 2011 में मैं सऊदी अरेबिया चली गई थी। और वहाँ पे भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड एविएशन में प्रिंस मंसूर मिलिट्री हॉस्पिटल था, 12 साल मैंने काम किया। और जब 12 साल? जी, 12 ईयर्स। और ताइफ में थी मैं, और जब मैं आई हूँ तो मैं डिपार्टमेंट की हेड थी। ड्यू टू माय पर्सनल रीज़न बेटे का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया था, तो एक ही बेटा है, तो वी जस्ट शिफ्टेड, रिलोकेटेड। और अब पिछले 2 साल से मैं अपनी शनाख्त तलाश करी हूँ इस मुल्क में कि मैं कहाँ खड़ी हूँ अभी। तो बस ये एक मुख्तसर सा है, अभी यही कुछ हो रहा है और कुछ खास नहीं है। बस अच्छा, ये मेरा एक बात बताइए। जी सर। आप क्या सोचकर इस शोबे में आई थी? जाहिर है हमारे यहाँ जब बच्चे FSC करते हैं तो उनके सामने एक बहुत बड़ा कैरियर होता है, ड्रीम्स होती हैं। तो आप क्या सोचकर, आपने क्या ख्वाब देखा था कि आप मेडिकल कॉलेज में गई? सर बताए क्या, मैंने देखा है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो सोच नहीं होती है। जैसे हम किसी बहुत छोटे बच्चे से भी पूछते तो बड़े होके क्या बनोगे, तो बच्चे जो देखते जाते हैं वो बदलते जाते हैं। अच्छा, मेरे बारे में कहा जाता है, मेरी अम्मा कहा करती थी कि इससे हमने जब भी पूछना, इससे आगे से कहना है मैं डॉक्टर बनूंगी। बहुत छोटी सी भी जब मैं थी, मैंने कभी कुछ और सोचा नहीं। अच्छा, दूसरा प्रोफेशन मैं क्या सोच के बनी थी वो मैं बताती हूँ। मेरे ज़िंदगी में मैंने सिर्फ 2 रास्ते रखे हुए थे, एक या तो मैं डॉक्टर बनूंगी और दूसरा या मैं आर्टिस्ट बनूंगी। आर्टिस्ट? मेरा जब मैंने FSC के इम्तिहान दिए तो मैंने NCA की तैयारी शुरू कर दी थी, क्योंकि मेरे पे किसी को तवक्को नहीं थी कि इसके नंबर आएंगे। नहीं, जब आपने FSC प्री मेडिकल किया, यस, वही बता, तो NCA में फिर तो फिर आप नहीं जा सकते। सर वो यही था ना, आपको याद होगा दोज वर द डेज जब काफ़ी लंबा बीच में 3-4 महीने का गैप आता था। आपने मैथ करके, हाँ, तो मुझे था कि एक सेकेंड ऑप्शन होनी चाहिए आपके पास। तो नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ कि अगर नंबर नहीं आए तो फिर दूसरी वो उधर जाना है, मतलब है।
लेकिन मैंने कभी कुछ और बनने का सोचा नहीं ऑनेस्टली। क्यों नहीं सोचा, मेरी फैमिली में बहुत डॉक्टर्स हैं, मेरे ददिहाल साइड में बहुत डॉक्टर्स हैं, तो वो भी एक बड़ी मोटिवेशन थी। मेरे फादर से ज़्यादा तो मैं खुद चाहती थी। और ड्रीम्स मेरे मैं आपको सच बताऊं, मैंने डॉक्टर बनने तक का ड्रीम देखा था, उसके बाद मैंने क्या करना है मुझे नहीं पता था। तो दैट इज़ हाउ आई एंडेड अप इन मेडिसिन। मेहनत की और एफएससी में, तब आपको पता है एमडी कैट नहीं होता था, मेरा ख्याल है मैंने जब एफएससी की उसके 2-3 सालों के बाद ये जो एंट्री टेस्ट है ये इंक्लूड हुआ था। तो ड्रीम्स बस यही थे कि डॉक्टर बनना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ड्रीम्स ज़रा थोड़े नाइटमेयर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ही अंदाज़ा हो गया था कि चीज़ें मुश्किल हैं। लेकिन चूँकि पैशन था तो चलते रहे। और गायनी में मैं क्यों आई, गायनी की रीज़न बड़ी क्लियर सी है, मैं बता देता हूँ। आप बताएं सर। गायनी में इसलिए ख़वातीन आती हैं कि गायनी एक तो आसान है और दूसरा उसमें पैसा बहुत है। हाँ सर, अगर ये आपकी राय है, मैंने आपको जैसे बताया कि मेरी बेटी डॉक्टर है, बिल्कुल। तो मैं अपने आप को आधा पौना डॉक्टर समझता हूँ। हाँ नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारी 90% लोगों की यही सोच है। लेकिन आप यकीन करें कि मैंने गायनी इसलिए नहीं की थी। हमारे एक प्रोफेसर साहब थे फाइनल ईयर में, मैं ना स्टूडेंट्स को भी, जो मेरे बच्चा मतलब जैसे मेरा बेटा है, तो वो जब मेडिसिन में अस्पताल जाना शुरू हुआ ना, 3rd ईयर में है वो, तो मैंने कहती हूँ कि अब तुम लोग देखो कि तुम लोग किस में अच्छे हो। होता है ना कि आपको मेडिसिन अच्छी लग रही है या सर्जरी अच्छी लग रही है। कुछ बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि हम तो सर्जन बनेंगे, हमने छुरी कांटा पकड़ना है, ठीक है। कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं हम ब्लड नहीं देख सकते। फाइनल ईयर में डॉक्टर साकिब थे हमारे एसोसिएट, और मुझे आज भी याद है कि दैट वाज द टाइम। होता है कि अगर आपको अच्छा सीनियर मिल जाए ना तो आप उसकी तरफ वो हो जाते हैं। तो मुझे फाइनल ईयर में लगा कि अच्छा नहीं, आई एम वेरी गुड इन गायनी, मुझे सर्जिकल स्पेशलिटी में जाना है और सर्जिकल में गायनी के लिए जाना है। अच्छा, पैसे की मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, दोज वर द डेज कि ये डिसाइडेड ही होता था कि लड़कियां गायनी ही करेंगी, अंडरस्टूड था, वेरी रेयर, अब की तरह के ज़माने नहीं थे। तो बस फिर वो एक पैशन आप कह लें कि मैंने जब गायनी शुरू की तो आई एन्जॉयड इट। इट इज़ नॉट ईजी, ये आपका ख्याल है। ये वाहिद स्पेशलिटी है जिसमें मेडिसिन और सर्जरी दोनों चीज़ों को हमें और ये वाहिद स्पेशलिटी है जिसमें हम दो जानों के साथ खेल। अच्छा डॉक्टर साहब, ये ज़मीनी सा सवाल है, मुख्तसर जवाब दीजिएगा। जी सर। गायनी के बारे में ये समझा जाता है कि हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं, सीनियर हो या जूनियर हो, वो अपनी फीस बढ़ाने के चक्कर में सी सेक्शन को प्रेफर करती हैं। यस सर, ये एक बड़ा ही सोर सा टॉपिक है। मुख्तसर आपने पूछा, इस इम्प्रेशन को ख़त्म करने का ना एक ही तरीका है कि आप अपनी नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन की जो सर्जन फ़ी है ना, मैं यही पेशेंट को कहती हूँ कि मेरी सेम है, ठीक है। बाकी जाहिर है हॉस्पिटल का स्टे भी बढ़ जाता है, वो भी सब बन जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें किसी हद तक मैं आपके साथ एग्री करती हूँ। उसमें रीज़न पता है क्या है? सिजेरियन में ना चीज़ें हमारे हाथ में होती हैं। सिजेरियन किया, बच्चा निकल आया, माँ सिंपल एज दैट, वो एक अल्लाह के प्रोसेस को असिस्ट करना, क्योंकि बेबी ने जब नीचे आना है, डिलीवर होना है, वो बेबी को पता है या मैटरनल मसल्स को पता है। तो वो उस वक़्त फिर हमसे ना पेशेंट गारंटियाँ मांगते हैं कि आप गारंटी दें मैं नॉर्मल डिलीवर हो जाऊँगी। कैसे? ये खुदा का प्रोसेस है। जब हम गायनेकोलॉजिस्ट नहीं थे तब भी डिलीवरियाँ होती थी, सेफ भी होती थी, औरतें मरती भी थी। लेकिन ये यस देयर आर पीपल हु आर डूइंग दिस, और स्पेशली वो लोग ज़्यादा कर रहे होंगे जो अपने अस्पताल चलाते हैं। क्योंकि जाहिर है अगर पेशेंट का सिजेरियन होगा तो पेशेंट 2 दिन रहेगा भी, रेवेन्यू भी बढ़ेगा, एनेस्थीसिया वाले से भी आप करते हो, थिएटर के भी चार्जेस हो जाते हैं, मेडिसिन में भी, तो वो पैकेज बढ़ जाता है। तो मैं तो साफ कहती हूँ कि जी मेरी तो वही फीस है, आप चाहे वैसे डिलीवर हो जाए वैसे डिलीवर हो जाए। एंड आई थिंक इसको सोचने की ज़रूरत है मेरे कलीग्स को कि ये इंप्रेशन कैसे ख़त्म किया जाए। डॉक्टर साहब, आप जिस पैशन के साथ इस शोबे में आए, जी सर, और आपको इसमें कोई 15 साल तो हो गए होंगे। 25 सर। 25 एक समझ लें क्वार्टर ऑफ सेंचुरी जी। तो आप आज जहाँ खड़ी हैं इस शोबे में, और जब आप उसमें एंटर हुई थी, तो क्या लगता है आपको कि जो ड्रीम्स थे आपके, जो पैशन था,
आपको अगर दोबारा ज़िंदगी मिले, आप दोबारा जवान हों, दोबारा स्कूल में जाएं, एफएससी करें, तो क्या आप यही लाइन दोबारा इख्तियार करेंगे? पक्का, डन, यही करूँगी सर। हाँ, लेकिन मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज ज़रूर करना चाहूँगी, लेकिन ये एक बात बिल्कुल है कि रियलिटी ड्रीम से बहुत फ़र्क होती है। हमारे बच्चे पहले साल में आके मेडिकल में जब चीखें मारना शुरू करते हैं ना, तो वहाँ पे सेग्रीगेशन शुरू हो जाती है कि माँ बाप के प्रेशर में आके किसने हामी भरी थी और अपने पैशन में। अगर आप पे पैशन नहीं है ना, तो ये प्रोफेशन आपको अच्छा नहीं लगेगा। और अगर अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसे एंजॉय नहीं करेंगे। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप अपने काम को एंजॉय नहीं ना करते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। डॉक्टर साहबा, एक बात बताइए, आप ज़ाहिर है आपका एक्सपीरियंस हो गया, आप माशरे के अंदर पेनिट्रेटेड हैं, कितनी हमारी ख़वातीन, बच्चियाँ, बेटियाँ हमारी MBBS करने के बाद अमली ज़िंदगी में आती हैं और कितनी जो है वो सिर्फ शादी के लिए, अपनी मार्केट के अंदर वैल्यू बढ़ाने के लिए। सर, आज ना आपने बड़ी दुख थी रगें पकड़ी में। जी, मुझे लगता है आज के बाद डॉक्टर्स कम्युनिटी मुझे बाहर निकाल देगी क्योंकि आज मैं सच बोलूँगी और सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगी। येस, आई थिंक मोर देन 50%। ओके। मैंने कई ख़वातीन को, अच्छा आप सोचें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस इतने इन क्यों हो गए हैं? वो यही जवाब आता है कि जी लड़की डॉक्टर बनेगी, रिश्ता अच्छा आएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि रिश्ता आने के बाद आपको सपोर्टिव हस्बैंड मिले ना मिले, आप फारिग हैं, बच्चे हो गए, आप आगे करियर परसू नहीं कर सकते, ठीक है। मुल्क से बाहर है, डॉक्टर बन गया, अमेरिका से रिश्ता आ गया है, अब वहाँ जाके फिर बच्चे हो गए, कोई हेल्प नहीं है, फिर आप आगे। तो आई थिंक अगर इसका कोई एनालिसिस, मैं पढ़ के नहीं आई वरना मैं आपको परसेंटेज बता देती, लेकिन मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा बच्चियाँ जो, इसका मतलब ये है कि कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है, हम ज़ाया कर रहे हैं। मैं ओपन मैरिड के बड़ी खिलाफ हूँ सर जी, बहुत खिलाफ। अच्छा, इसमें थोड़ा सा चंद बातें बताएं कि ओपन मैरिड कैसे टैलेंट को ज़ाया कर रहा है। सर ओपन मैरिड देखिए, मैं आपको कुछ एक बड़ी जितना मर्जी पैराडाइम शिफ्ट हो जाए, ठीक है, पाकिस्तान में, इंडिया में या कहीं भी, आज भी घर चलाने की जिम्मेदारी ना आदमी को ही दी जाती है और आदमी ही महसूस करते हैं। और किसी घर में अगर औरत घर चला रही है ना, तो सोसाइटी उस आदमी, एग्जैक्टली उस आदमी को भी जीने नहीं देती और उस औरत को, बेचारी को विक्टिम बना देंगे कि हाय तुम बेचारी, हाय तुम बेचारी, हाय तुम बेचारी। अच्छा, अब अगर वो डॉक्टर बनी है और उसने जो है वो ये सारा कुछ किया है, तो वो किस काम के लिए करेगी? पैसे ही कमाने हैं ना, घर ही चलाना। तो प्रोफेशन तो कोई जेंडर डिमार्केशन नहीं मांगता। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या, इस चक्कर में लड़के रह रहे हैं। आपको पता है, जब मैं MBBS में थी 99 के में 250 की क्लास में हम 40 लड़कियां होंगी, और मेरे बेटे की अब की जो क्लास है उसमें मैं ख्याल 40 लड़के होंगे, क्योंकि लड़कियां पढ़ती ज़्यादा हैं, ओपन मैरिट पे वो कम्पीट करती हैं और वो ज़्यादा मेडिसिन की सीट्स ऑक्यूपाई करती हैं और उनका हक माना जाता है जिन्होंने आगे जाके कमाना है, एक्चुअली जिन्होंने काम करना है। ओके, यस। सो इस चक्कर में वो जो वुमेन एम्पावरमेंट और जेंडर बैलेंस, ओपन मैरिट पे कम्पीट करके फिर आगे भी फिर लिख के देना कि हम काम इतने साल करेंगे, फिर क्यों जाके शादियों के बाद हम बेचारे बन जाते हैं, हम घरों में बैठ जाती हैं, हमें बैठने, मतलब शादियों का भी वो यही होता है ना कि नहीं, क्योंकि 4 साल की तो पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुल मिला के आपको सेटल होने में 10 साल लगते हैं। तो अच्छा, आप इसका हल क्या तजवीज़ करते हैं? सर मेरे तो ख्याल में तो इसको ना ओपन नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट चलें टू बी ऑन अ मोर सेफर साइड, उसको 50-50 कर दें, 50 फॉर फीमेल, 50 इक्वल, जेंडर वाइज, ओपन ना करें। 70-30 होता जा रहा है जो। अच्छा, मैं आप 70 लड़कियां जी, और 30 लड़के। जी सर, ये बड़ा एक चेंज है। आप MD कैट में देख लें, अभी जो टॉप होंगे उनमें भी देख लें, लड़कियां पढ़ती ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो अब सारी खवातीन मेरे पीछे पड़ जाएंगी कि खातून होके ये बात करिए। नहीं, आपने कहा ना कि आज सच कहेंगी। नहीं, मैं आज सच कहूँगी, अच्छा लगेगा हमारा। नहीं, ये बहुत बड़ा हमारा नेशनल इशू है बहुत, और मेडिकल की तालीम जो है महंगी तरीन तालीम है। इसमें सरकार के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होते हैं, इसमें पेरेंट्स के रिसोर्सेज भी इस्तेमाल होते हैं, और अगर उनकी यूटिलाइजेशन ना हो आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में, तो हमें इस पर सोचना चाहिए कि हम एक सिर्फ रिश्ता मार्केट के अंदर
अपनी वर्थ बढ़ाने के लिए अपने और गवर्नमेंट के जो रिसोर्सेज हैं उसको झोंक दें, तो ये किसी तौर भी दुरुस्त नहीं है। नाजरीन, डॉक्टर नीना जमील साहबा ने बहुत ख़ूबसूरत बात की है और बड़ी रेलेवेंट बात की है। और मैं आज वो हमारे जो स्कूल एजुकेशन के वज़ीर हैं राना सिकंदर साहब, उनका एक बयान पढ़ रहा था कि मैट्रिक के नताइज में लड़कियां बाजी ले गईं। तो वो इसका मतलब ये है कि हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां जो हैं वो ज़्यादा मेहनत करती हैं और बच्चों को, लड़कों को वो आउट स्टैंड करके तो आगे बढ़ती हैं। लेकिन जब उस चीज़ की जो तालीम है, जो तरबियत है, जो डिग्री है, जो स्किल है उन्होंने हासिल की होती है, उसको जब अमली सूरत देने की बात आती है तो बकौल डॉक्टर साहब है कि 50% के करीब हमारी बच्चियां जो हैं वो चूल्हा चौका संभाल लेती हैं। और इस तरह कौम का, अफराद का, माँ बाप का बहुत सारा जो रिसोर्सेज हैं वो ज़ाया होते हैं। इस पर हमें सोचना चाहिए। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ शोबा तिब की, मेडिकल के शोबे की एक माहिर खातून, और जिन्होंने हमसे वादा किया है कि आज वो सच कहेंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी, डॉक्टर नीना जमील साहबा हमारी मेहमान ख़ास हैं। डॉक्टर साहबा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वर्सेस गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, आपका टेक क्या है? सर, मैं बड़ी दुखी हूँ। दुखी नजर नहीं आती? नहीं, मैं नज़र नहीं आती, लेकिन मैं दुखी पता क्यों? देखें, क्रीम ऑफ द नेशन कहा जाता था किसी ज़माने में डॉक्टरों को, कि कहते थे कि जो सबसे ऊपर की टॉप परसेंटेज है वो डॉक्टर्स बनते हैं। बड़ा रिस्पेक्टफुल एक हमारा प्रोफेशन है। अब हुआ पता है क्या, गवर्नमेंट ने या हमारे उसमें फ़िल्टर्स तो लग गए, FSC भी हो गई। आपको शायद पता ही होगा, आपकी बेटी डॉक्टर बनी है। 10% आपके मैट्रिक के नंबर हैं, 40% FSC के हैं और फिर 50% MD के हैं। ठीक है, अब गेम चेंजर आपको पता है MD क्या आता है? अब बिग फिल्टर, उसकी भी खैर क्रेडिबिलिटी है, मैं उस टॉपिक की तरफ अभी जाना नहीं चाहती, वो कभी बैठेंगे तो बात करेंगे। अब हुआ क्या कि बच्चे निकल के इतने, गवर्नमेंट ने, हमारे ज़माने में 7 मेडिकल कॉलेजेस थे पूरे पंजाब में, सिर्फ 7, और कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं थे। ठीक है, तो अब क्या होता था कि एक बड़ी बात होती थी मेरिट वाइज जाना। अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के आने से हुआ क्या? हुआ ये कि वो चलें, अगर MD कैट की वजह से बच्चे जो हैं वो रह गए, ओके फाइन, अग्रीड, लेकिन आप रिजल्ट्स देखें, उनकी क्रेडिबिलिटी देखें। कुछ अरसे पहले तक तो ये हो रहा था, देखिए ये तो वैसी बात ही है ना कि मेरे नंबर नहीं आए, मेरे माँ बाप के पास पैसे हैं तो मैं डॉक्टर बन गई, चाहे मैं इस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि देखें, जो तिब का शोबा है ना सर, हम मशीन मेड प्रोफेशन के साथ डील नहीं करने जा रहे, हम गॉड मेड इंसान को डील करने जा रहे हैं। बहुत बड़ी बात। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहिबा ने कि डॉक्टर जो हैं वो मशीन मेड प्रोडक्ट को डील नहीं करते, वो गॉड मेड जिंदा इंसान को डील करते हैं। तो उनकी जिम्मेदारी, अहमियत बहुत ज़्यादा है जी। और सर, अभी तक आप सोचें कि 10 साल एक गाइडलाइन चलती है, फिर 4 लोग बैठते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना। अब आप मुझे ये बताएं, बड़ी कॉमन सी बात है, आप माशाल्लाह इतने सीनियर हैं, आपने ज़िंदगी में इतना कुछ देख लिया हुआ है, क्या अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि एक बच्चा जो OPD में या वार्ड में 10 मरीज़ देखता है, और एक बच्चा पढ़ते हुए, और एक बच्चा जिसने, चले मैं बहुत नहीं करूँगी, 100 देखा होगा, क्या उनके लेवल में एक बैलेंस आएगा? नहीं है। जब बेस ही आप उनको ये दे रहे हैं कि बेटा जी अगर आपके पास पैसे हैं तो ऐड 1.5 करोड़ तुसी ले लो एंड देन यू कैन बी, यू नो द फीसेस 27 लाख रुपया पर ईयर के हिसाब से मेडिकल कॉलेजेस ले रहे हैं इस वक्त, यानी कि 1.5 करोड़ प्राइवेट सीधा। और मेरा ख्याल है मेरे बच्चे की सर्विसेज में 26,000 है और हॉस्टल वालों की 40,000 है। जमीन आसमान का फर्क, सिर्फ कोई कंपैरिजन ही नहीं। अच्छा, फिर हो क्या रहा है, अब आगे भी हम बात करते हैं।
फिर चलें फीस लेके, अगर आप लेवल की बात करें तो रिज़ल्ट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज वाले बच्चे ऊपर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं उसकी भी हम बात करेंगे। अब यूएचएस ने इस साल ये किया, पिछले साल, और बड़ी उनको ऑपोजिशन आई है इस चीज़ के ऊपर कि मेरिट वो बनाएंगे, उसके ऊपर ये तड़प के हाई कोर्ट भी पहुंच गए प्राइवेट कॉलेजेस वाले, और सब कुछ। मैं कहती हूँ हर चीज़ है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आप डॉक्टर बना रहे हैं, और ये कोई वो ऑनलाइन जूम की वाली डिग्री नहीं है, खुदा की बनाई हुई मखलूक को उन्होंने डील करना है। अच्छा, लेकिन डॉक्टर साहब क्या ये नाकामी नहीं है सिस्टम की कि वो ज़रूरियात को, डॉक्टर्स की जो माशरे को ज़रूरियात हैं उसको पूरा करने में नाकाम हुए हुए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर को आगे आने का मौका मिला है? सर नहीं, प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर ना मोस्टली वो वाले बच्चे हैं जो 7 सीटर्स में आते हैं मोस्टली, ठीक है। और मैं अपने बेटे को जब छोड़ने जाती थी ना, पेपर अब यूएचएस इकट्ठा लेती है, तो लिटरली उनके और इनके बच्चों के बीच में ना वही वाला फ़र्क है जो किसी ज़माने में आपको याद होगा प्राइवेट स्कूलों वाले बच्चों में और एक टाटों वाले बच्चों, एंड दे कंसिडर देम, इन्होंने ना उसको शिफ्ट कर लिया प्रोफेशन के हिसाब से कि जी हम कोई बड़ी एलीट क्लास है इसलिए हम प्राइवेट पढ़ रहे हैं और पैसे जो ज़्यादा, पैसे ज़्यादा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बहुत ऑपोजिशन आई, हम हेल्प नहीं कर रहे, हम क्वालिटी के ऊपर क्वांटिटी को प्रेफरेंस दे रहे हैं। ओके, यू अंडरस्टैंड, हम क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। आप करेंगे? नहीं करेंगे। हम बिला वजह पैसे ज़ाया नहीं कर रहे हैं। चलें फिर 5-6 मेडिकल कॉलेज हो, आई थिंक लाहौर में 20+ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। अब जब 20, अब वो ये होता है कि, और पीएमडीसी ये बात बहुत दफ़ा हो चुकी है कि एक कॉलेज एक साल डी रिकग्नाइज होता है, अगले साल वो 4 चीज़ें जो हैं, ऐसे तो बड़े लोगों को मैं जानती हूँ, फिर मजाक होता है, ओहो नहीं जी अब रिकग्नाइज है। कई कॉलेजेस हैं, कोई इधर है कोई उधर है। यस, इट इज़ गुड फॉर दोज जो कि वो MD कैट के फ़िल्टर में नहीं निकल सके, उनके साथ ज़्यादती है, लेकिन वो भी तो है ना जो निकल सकें। तो आप इसको खुदारा एक लेवल तक कीजिए और देखिए कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के कितने को बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं, वो तो गवर्नमेंट के भी नहीं रहते, तो फ़ायदा किनको हो रहा है? हम अपने रिसोर्सेज को, सरकारी रिसोर्सेज को, माँ बाप के रिसोर्सेज को करके, तो बिल्कुल। और वो पैसा जो प्राइवेट, आप सोचिए किसी ज़माने में चाइना और रशिया जाते होते थे ना बच्चे बनने के लिए डॉक्टर, तो अब ये मतलब मैं इसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, मैं इसके फेवर में भी नहीं हूँ। मैं आपको सच्ची एक बात बताऊँ, मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ। छोटी सी एक बात कर सकती हूँ, और इन्हीं बच्चों का, अब आप देखिए गवर्नमेंट में क्या है कि आपको पता है पाकिस्तान में पार्ट 1 ना सेंट्रल इंडक्शन होगी जो अमेरिका में होती है, कि आपके 5 साल के नंबर हैं, फिर 10 नंबर इन्होंने कहे हुए हैं कि आपने पेरिफेरी में भी काम किया हो, उसके बाद ना एक मेरिट बनता है, ठीक है। वो जो मेरिट है ना वो डिसाइड करेगा कि आपको किस शहर में पार्ट 2 FCPS, जिसको हमारे बच्चे, ये नहीं कि मैंने किया हुआ, कुछ भी नहीं समझते, मैं उसी डिग्री के साथ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी सऊदी अरेबिया में, अब अमेरिका एंड ऑल दैट सब बच्चों के जहनों में। तो सर वो क्या होता है कि जब हम वो वाली चीज़ को लेकर के चलते हैं ना, तो उतनी सीटें नहीं हैं हमारे पास, अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में। तो हुआ क्या है कि पार्ट 2, कई अस्पतालों ने पार्ट 2 के लिए अपने अस्पताल रिकग्नाइज करा लिए। प्राइवेट मरीज उन बच्चों को अपने ऊपर कैसे तजर्बा करने देगा? ख़त्म हो गए। पहली बात, मेरा मरीज़ है, मैं जाती हूँ वहाँ पे, एक रेजिडेंट है, मैं कहूँगी नहीं मैं तो उसको उससे कुछ नहीं कराऊंगी, 4 साल वो ट्रेनिंग करेगी, FCPS करेगी और डिग्री उसको मिल जाएगी। ये क्या कर रहे हैं हम? सोचने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो मेडिकल के शोबे के अंदर डिक्लाइन है जी, ये अनफॉर्चुनेटली ट्रू है। अब हम आते हैं हाउ टू रेक्टिफाई इट, और सच बताइएगा क्योंकि आपने कहा कि सच के अलावा आप कुछ नहीं कहेंगी। क्या रेक्टिफिकेशन की सोच हमारे ज़िम्मेदारान में, हमारे पॉलिसी साजों में पाई जाती है? जी सर, कुछ हुआ तो है, चेंजेस 2 एक आई हैं। आपने भी शायद सुना होगा कि पिछले 2-3 सालों से ना इन्होंने, हमें तो यही था कि शायद इंटीग्रेटेड मॉड्यूलर सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया यूएचएस ने मेडिकल कॉलेज में। yes. थोड़ा सा एक चंद बता दूं क्या है सर, वो ये मुख्तसर सी बात है। जैसे हम होता था कि सारे सब्जेक्ट हमने पढ़े और वो सब्जेक्ट वाइज जाके हमने आखिर में इम्तिहान दे दिया। अब वो सिस्टम वाइज पढ़ा रहे हैं जो कि इंटरनेशनल रिकमेंडेशंस हैं। एक चीज़ हो गई।
दूसरा इन्होंने ये किया है कि यूएचएस ने अब सारे इम्तिहान यूएचएस बनाता है, अपने सेंटरों में कंडक्ट होते हैं, प्राइवेट के भी और गवर्नमेंट के भी। तो काफ़ी हद तक एग्ज़ाम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आ गई। ठीक है, एक तो ये चीज़ बड़ी अच्छी हुई। इसका मतलब ये है कि अब कोई बहुत लो कैडर का लेवल का बच्चा बच्ची इस तालीम में नहीं आ सकता। नहीं सर, आ तो जाएंगे लेकिन ठहर नहीं पाएंगे। क्योंकि इन्होंने परसेंटेज भी ज़्यादा कर दिया पासिंग, और अटेंडेंसेस भी ज़्यादा कर दी हैं, 85% हो गई। अच्छा, उससे अब ये है कि वो ना एक फ़िल्टर है, पिछले दो सालों से दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू डू इट, बट प्रॉब्लम पता है क्या होता है, फ़िल्टर लगता है, उसके बाद स्टे होता है, 4 बच्चे बाहर बैठते हैं, एकदम से हम इंटरनेशनल लेवल की बात करना शुरू करें। लेकिन गवर्नमेंट कर रही है, अच्छा गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इसको फ़िल्टर आउट ऐसे उन्होंने कर दिया। अब देखिए आगे आगे चेंजेस आ रही है, अब वो चेंजेस एक्सेप्ट अगले 10 साल लगेंगे, मिनिमम 10 ईयर्स चाहिए ये नए सिस्टम को हजम करने में। इवन जो लोग इस सिस्टम को बनाने वाले हैं उनके अंदर भी ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं गलत है। अच्छा जी, यानी जो हमारे पॉलिसी साज हैं वो, हाँ जी, डॉक्टर साहब बता रही हैं, उनमें भी नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराने में जो है उसमें इख्तलाफात पाए जाते हैं। और डॉक्टर साहब का कहना यह है कि 10 साल लगेंगे इस नए सिस्टम को सेटल होने में और नताइज जाहिर करने में। हम क्योंकि प्रोग्राम के एक एंड की तरफ जा रहे हैं, डॉक्टर साहब एक बात बताइए, जो डॉक्टरी की मेडिकल प्रोफेशन की जो एथिक्स है, जो वो आप ओथ लेते हैं, जी सर, वो तो बहुत आला और अरफा किस्म की चीज़ है, और उस ओथ के मुताबिक अगर काम किया जाए तो ये फरिश्ता सिफ्त लोग कहलाए जाने के लायक हैं डॉक्टर्स। और हम देखते हैं कि यूरोप में डॉक्टर वाकई फरिश्ते के सूरत में मुआशरे में अपना मकाम रखते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ डॉक्टरों को आम तौर पे कसाई कहा जाता है, और डॉक्टर के पास जाना एक खौफनाक एक्सपीरियंस है। क्या कहेंगी आप? सर जो कहूँगी सच कहूँगी वाली बात है। पाकिस्तान में डॉक्टरों की क्रेडिबिलिटी क्या है? कुछ भी नहीं। मिसहैप होता है, शिकायत होती है, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। हम यूरोप, अमेरिका, और मैं अपनी सऊदी अरेबिया की बात करती हूँ, हम जाके सबसे पहले डॉक्टर्स वहाँ पे अपनी इंश्योरेंस कराते हैं, और हमसे कोई गलती हो जाती है ना तो उसका जवाब देना पड़ता है, पैसों की सूरत में, कैंसलेशन ऑफ लाइसेंसेस की सूरत में। तो वहाँ पे ना हम ही जैसे जो यहाँ पे काफ़ी ज़ौक़ और शौक़ से, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं है ना, मिसहैप हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगली दफ़ा आप उस डॉक्टर के पास ही जाएंगे, 4 लोगों को आप कहेंगे यार है नहीं चक्का, चलो वो भी कहेगा हाँ है बड़ा फजूल डॉक्टर है, चलो जी अगे टुरो। वहाँ पे क्या है कि अगर इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ना, यू आर आंसरेबल। एक कमेटी बैठेगी, वो फैसला करेगी। सबसे पहले तो बाकी मुल्कों में नहीं, सऊदी अरब में तो ट्रैवल बैन लग जाता है। ओके, ठीक है। ट्रैवल बैन का मतलब ये है कि आपको एक गारंटर चाहिए और एक वो बंदा चाहिए, कफ़ील और वकील, 2 चीज़ें होती है। वकील वो होता है जो जाके वो करे, आपकी जगह पेश हो जाए। कफ़ील वो होता है जो ये गारंटी दे कि अगर आप वापस नहीं आएंगे ना तो वो आपकी जगह पैसे भरेगा। वो पैसे भरने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी ने, 1 मिलियन की होती है। अगर आपने, ये सऊदी अरब का मैं आपको बता रही हूँ, अमेरिका और इंग्लैंड में ट्रैवल बैन नहीं लगता, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियों के हाथों डॉक्टरों की बर्बादी हमने सुनी ही नहीं है कि लोगों ने अपनी अपनी इतने हो जाते हैं कि वो फिर आपको देने पड़ते हैं। पाकिस्तान में प्रॉब्लम पता है क्या है? पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपका जो मेरे पास ऐसे पेशेंट आके मुझे, सादी सी बात है, सिजेरियन क्यों हुआ, अब जब वो मुझे रीज़न बताते हैं ना तो मैं हैरानी हो जाती हूँ। एंड वेरी, मतलब 3 दिन पहले मेरे पास एक बच्ची आई हुई थी और मैं उससे कह रही थी कि फ़लाँ तो उसने मुझे कहा नहीं वो बड़ी अच्छी LHV है। मैंने कहा LHV? कहती है हाँ वो बड़ा ऑपरेशन भी करती है। अच्छा, दूसरी मैंने फाइल खोली तो वो एक जनरल सर्जन साहब थे को गुजरांवाला के। मैंने कहा तो तुम इधर क्यों गई हो? तो आगे से मुझे ना कहती है बड़े, उसकी सास बोली माँ कि नहीं बड़े अच्छे बड़े डॉक्टर हैं। मैंने कहा अच्छा बड़े डॉक्टर की क्या डेफिनेशन होती है? मैंने कहा अच्छा फिर नहीं वो, मैंने कहा तो हैं तो सर्जन ही ना, प्रोफेसर हैं। तो कहती है नहीं डॉक्टर साहबा बड़ा ऑपरेशन भी करते हैं। मैंने कहा अच्छा जी।
उसके बाद मेरा दिल नहीं किया बोलने को। मैंने कहा जी मेरी ये मैनेजमेंट है, आपको जैसे ठीक लगे आप करें। अब आप मुझे ये बताएं कि जब कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा? हम वही बात है ना कि बच्चे को डांटेंगे नहीं, कुछ छीनेंगे नहीं, तो बच्चा सीखेगा कैसे? ठीक है, जिसका जो जी चाह रहा है। गवर्नमेंट ने कहा है गवर्नमेंट जॉब करें, प्राइवेट। एक प्रोफेसर 4-4 अस्पतालों में नौकरियां कर रहा है, 60 साल की उम्र में गवर्नमेंट से रिटायर होते हैं, उसके बाद 75 साल तक प्राइवेट सेक्टर में जाके बैठ जाते हैं। तो जब अकाउंटेबिलिटी नहीं ना होगी तो फिर जिसका मशीन चल रही है। देखिए, आप हर शख्स को फरिश्ता नहीं बना सकते, कहीं ना कहीं घर में भी डिसिप्लिन रखने के लिए आपको करना पड़ता है। चलें, दूसरा बस एक छोटी सी डॉक्टर कम्युनिटी की तरफ से बात यह है कि मरीजों के लिए भी एक छोटी सी बात है, खुदारा ये एक प्रोफेशन है, ये रफ़ाए आमा नहीं है। ओके, गुड। नाज़रीन, एक प्रोफेशन, डॉक्टर साहबा ने बहुत प्यारी बात कही कि ये प्रोफेशन है, रिफाए आमा नहीं है। तो खुद हमने भी घर में रोजी रोटी कमा के लेके जानी होती है, बच्चे पढ़ाने हैं, घर बनाने हैं, ये सारा कुछ हमने भी करना है। तो कोई सर्विस आप किसी दुकानदार आपका होगा, आप जाके कहेंगे मुझे फ्री चीज़ दे दो, कोई भी नहीं देता। डॉक्टर नीना जमील साहिबा, चीज़ है, आपने जैसा शुरू में कहा कि सच कहूँगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगी, मुझे लगता है कि आपने सच बोला है। सच बोलने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने डॉक्टर नीना जमील साहबा की गुफ्तगू सुनी, मुझे तो अच्छी लगी है इनकी गुफ्तगू। आप अपनी राय हमें देंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।